हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। यह ट्रिपल सी की हमारी 7वीं क्लास है। आज इस क्लास में हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी के अलावा कंप्यूटर के एग्ज़ाम में भी पूछे ही जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी अन्य कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी कंप्यूटर के 4 से 10 नंबर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको ये हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए चलते हैं आज की क्लास के हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फ़िशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदलना चाहिए। तो आप ऑप्शन देखते रहा करिए। मैं आपको उसके आंसर और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हुआ चलूँगा। तो फ़िशिंग से बचने के लिए तो देखिए, पहले आपको जानना फ़िशिंग है क्या। देखिए, जो फ़िशिंग होता है ये कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से की गई धोखाधड़ी या धोखाबाजी को कहते हैं ना। जैसे आपके पास कोई ना फेक ईमेल भेज के ना आपके कोई पासवर्ड या आपके अकाउंट ना नंबर या एटीएम पिन वगैरह के बारे में जानना चाहता है ना। वहाँ पे कहेगा कि हम आपको जैसे कोई ओटीपी भेज दे, कोई मैसेज भेज दिया, कहा कि इस पे आप क्लिक करिए, आपको लॉटरी लगी है ना। तो आप उस पर क्लिक कर देते हैं किसी अनजान लिंक पे ना। तो वो क्या करता है, हैक कर लेता है ना आपके पैसे को या आपके वेबसाइट को ना। कोई भी आपकी विषय वस्तु हो सकती है जो इंटरनेट के थ्रू हैक हो जाता है, तो वो फिशिंग होता है। तो उससे बचने के लिए कह रहा है कि आपको कितने दिन में अपना पासवर्ड बदल देना चाहिए। तो देखिए, इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी, यानी कि 90 दिन में। 90 दिन का मतलब 3 महीने ना। 3 महीने बाद आपको अपना पासवर्ड बदल देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा डैश से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, कह रहा पहला वीडियो गेम सिस्टम, स्मार्टफोन, योर डेस्कटॉप, ऑल ऑफ दीज। तो क्लाउड क्लाउड का मतलब समझते हैं ना। क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ना, तो क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट होता है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इंटरनेट के थ्रू आप सब पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, जानकारी आप पहुंचा सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है, अभी मैंने आपको बताया क्लाउड का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ना। इंटरनेट को क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्जाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड क्या हैं। तो इसके दो मुख्य खंड क्या हैं भाई, भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, फ्रंट एंड बैक। यानी इंटरनेट के कितने भाग होते हैं, तो पहले फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो बैक पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, क्लाउड कंप्यूटिंग में ना अपना पासवर्ड लगाते हैं ना। जैसे आपका इंटरनेट बैंकिंग है तो उसमें भी पासवर्ड लगाएंगे ना। तो कुछ भी इंटरनेट के थ्रू ईमेल है तो उसमें भी पासवर्ड लगाएंगे ना। जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ना, कार्य करते हैं, तो सब में आप क्या लगाते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। अब कह रहा है इसमें से प्रकार नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, हार्डवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर भी होता है, प्लेटफॉर्म भी है ना, स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन हार्डवेयर ये क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता है। इंटरनेट हार्डवेयर थोड़ी ना होता भाई। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर देखिए, थोड़ा सॉफ्टवेयर अगर आपसे पूछेगा किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के वे भाग जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं ना, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के वे भाग जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर etc। सॉफ्टवेयर पूछेगा, कंप्यूटर के वे भाग जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। द कंप्यूटर पार्ट्स वी कैन सी बट कैन नॉट टच एंड डज नॉट फीलिंग इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में आपसे पूछेगा तो जैसे ऑडियो, वीडियो, प्रोग्राम ना, एप्लीकेशन, तो ये सब चीज़ें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस का क्या नाम है।
तो रेडियो, एटीएम, स्मार्ट वॉच, वीडियो गेम। तो 7वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, एटीएम। एटीएम का पूरा नाम अगर आपसे पूछ लेता है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम ना, जिससे आप पैसा निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है। तो ऑप्शन देखते रहा करिए आप लोग। तो 8 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो आपको हो जाएगा डाक सेवा, वर्चुअल रियलिटी, वीआर ना। आर्किटेक्चर होता है, यहाँ पे सरगरी आपको दिया है, एजुकेशन दिया है, लेकिन आपका डाक सेवा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि निम्न उपकरणों में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग किया जाता है। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हिंदी नाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो उपयोग किया जाता है कह रहा है। तो 9 का आप ऑप्शन देखिए। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी, न्यूरल नेटवर्क दिया है। न्यूरल नेटवर्क देखिए क्या होता है, ये सूचनाओं को एक्सेस कर लेता है ना, जान जाता है या जोड़ता भी ना सूचनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा हैकर कौन होता है। हैकर, टेन का देखिएगा। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, ये ह्यूमन। हैकर कौन होता है, एक इंसान होता है ना। हैकर का मतलब समझते हैं ना। हैकर का मतलब होता है किसी भी सूचनाओं को हैक कर लेना, चोरी कर लेना ना इंटरनेट के थ्रू, तो वही आपका हैकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11, कह रहा आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। आरटीजीएस, तो आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो देखिए कहाँ पे है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बी पे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए ये क्या होता है, ये इसके माध्यम से पैसे को ना, पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इसमें मिनिमम जो लिमिट है पैसा भेजने का वो 2 लाख रुपए है ना आरटीजीएस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनईएफटी का पूरा नाम है। एनईएफटी, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो 12 का देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। थोड़ा सा आप देख लीजिए एनईएफटी क्या होता है। हम आपको बार बार बताते हैं हर क्लास में कि आप एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, हाँ, जिससे आप नोट डाउन करते हुए चलिए। तो देखिए एनईएफटी जो होता है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई जिसे बोलते हैं, संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, प्रणाली है। इसे 2005 में शुरू किया गया था ना, एनईएफटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरटीजीएस में टी का अर्थ है, टी अगर आप इसका पूरा नाम पता होगा तो टी का मतलब समझ जाएंगे, ट्रांसफ़र क्या होता है। तो करेक्ट आंसर कहाँ पे है 13 का, रियल टाइम, टी फॉर नहीं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम। तो टी फॉर टाइम आपको दिया ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बी, टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है। आरटीजीएस, तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, आरबीआई। थोड़ा आरबीआई के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखिए आरबीआई जो होता है सभी भारतीय बैंकों का संचालक है ना। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है, महाराष्ट्र में है आरबीआई का। इसकी स्थापना अगर आप देखेंगे आरबीआई का तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था आरबीआई का गठन हुआ था, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं स्थापना ना आरबीआई। आप देखेंगे भारतीय नोटों पे आरबीआई लिखा होता है ना, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आरटीजीएस से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा कितनी है। अभी मैंने आपको बताया था न्यूनतम सीमा कितनी है, तो 2 लाख, कम से कम कितना, 2 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब बताइए आपको बैंक किस पे आपको ऋण देता है, ये पूछ रहा है। तो कह रहा है वेलिजिकल दिया हुआ, एजुकेशन दिया हुआ, होम दिया, अलाब्दीज, पैचिकल दिया हुआ।
तो इसमें सभी पे आपको ऋण देता है बैंक। ऑल ऑफ दीज, सभी घर बनवाना, पढ़ाई लिखाई करना ना, तो इन सब चीज़ों पर आप लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 पे, बैंक किस पर ब्याज लेता है? तो ब्याज भैया किस पे लेगा? जब आप उससे लोन लेंगे तो आप क्या लेगा? ब्याज लेगा ना उससे, आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं। कह रहा बैंक किस पर ब्याज देते हैं? तो बैंक किस पर ब्याज देगा? तो जब आप क्या करेंगे, डिपॉजिट जमा करेंगे ना बैंक में, तो उस पर आपको कुछ परसेंटेज ब्याज देता है। हर बैंक का अलग अलग शेड्यूल है, बट ब्याज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी मोबाइल सेवा है? तो इनमें से कौन सी मोबाइल सेवा भाई? पहला कह रहा पेमेंट, अकाउंट ट्रांजेक्शन, बैलेंस चेक, ऑल ऑफ दीज। तो भैया बैंकिंग के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम, मोबाइल फ़ोन से क्या क्या कर सकते हैं? तो ये सभी ऑल ऑफ दीज सब कर सकते हैं। देख सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट ट्रांजेक्शन भेज सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा आईएमपीएस लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता? तो 20 का देखिएगा, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बैंक ऐप ऑन स्मार्टफोन। ओ सॉरी, बैंक नहीं, पैन कह रहा है, बी उसको बढ़ने लगे। तो पैन की आवश्यकता इसमें कह रहा कि लेन देन के लिए पैन की आवश्यकता नहीं होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा IMPS का अर्थ है, IMPS का अर्थ क्या होगा भाई? 21 का देखिएगा, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस ना, IMPS। इमीडिएट पेमेंट सर्विस का मतलब होता है शीघ्र ही, जल्दी से किसी के पास आप पैसा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, IMPS के माध्यम से एक सेवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है DFS का विस्तार रूप है। तो DFS का पूरा नाम पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा डी, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको सेवाएं मिलती है उससे बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यूपीआई का यूज एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? तो कितने घंटे कर सकते हैं भैया यूपीआई? तो 24 घंटे। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ना। थोड़ा सा यूपीआई के बारे में देख लेते हैं। देखिए यूपीआई की जो स्थापना हुआ था एनपीसीआई ने किया है। यूपीआई की स्थापना किसने किया? एनपीसीआई। एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। देखिए एनपीसीआई एक गैर लाभकारी संगठन है। अगर आपसे पूछेगा यूपीआई की स्थापना एनपीसीआई ने किया था। एनपीसीआई एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे आरबीआई और आईबीआई द्वारा स्थापित किया गया है। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। यह एक भुगतान प्रणाली है ना, नोट डाउन करते चला करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है यूपीआई का अर्थ है, यूपीआई अभी हमने आपको बताया था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि रुपए पे डेबिट कार्ड क्या है? 25 का देखते हैं। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ना, ये सभी है। एक्सेप्टेड बाय ऑल ATM एंड POS मशीन, इशू बाय इंडियन NPC, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, ऑल ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर डी। चलिए 26 से चलते हैं। कह रहा है किस कार्ड के लिए पहले से पेड करना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, डेबिट कार्ड। आपसे पूछेगा डेबिट कार्ड से क्या होता है भैया? तो डेबिट कार्ड क्या करता है? भुगतान करता है हाँ। कितने अंकों का होता है डेबिट कार्ड? 16 अंकों का होता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड 16 अंकों के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। इसमें कह रहा है ATM कॉम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं? तो 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ATM कार्ड का जो मुद्रित संख्या होता है, सीरियल नंबर होता है, वो 16 अंकों का होता है। अगर आपसे पूछेगा ATM कार्ड
का जो पासवर्ड होता है कितने अंकों का होता है, तो 4 अंकों का होता है पासवर्ड। और अगर सीरियल नंबर पूछेगा तो 16 नंबर का ना, 16 अंकों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है PMJDY के तहत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि है। तो PMJDY का मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना ना, इसमें खाता कितने रुपए पे खुलता है, तो 0 अकाउंट से खुलता है PMJDY के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। 29 में आपको कह रहा है कि ATM का पूर्ण रूप क्या है। तो ATM का पूर्ण रूप क्या होगा भैया, अभी मैंने आपको बताया था ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो करेक्ट आंसर C ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। कह रहा है IFSC कोड कितने कैरेक्टर का होता है। तो IFSC कोड, IFSC का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड ना। तो IFSC कोड कितने अंकों का होता है, तो 11 अंकों का होता है। इसका करेक्ट आंसर B। जैसे अभी आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का, देखिए जैसे आपको देगा BARB0DOSTPU। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि पहला जो 4 अंक है ये किसको इंडिकेट करता है, देखिए BARB आपको दिया ना, ये आपके बैंक के नाम को बताता है। किसके नाम के, बैंक के नाम को इंडिकेट करता है कि कौन सी बैंक है, बड़ौदा है। उसके बाद ये लास्ट के जो 6 अंक होते हैं यहाँ पे DOSTPU, देखिए ना ये ब्रांच का नाम बताता है। किसका, ये ब्रांच का नाम, ये बैंक का नाम। ध्यान दीजिएगा, ये बैंक को बताएगा, ये ब्रांच को बताएगा, बाकी 0 आपका कोडिंग तो होता ही है। तो IFSC कोड 11 अंकों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। कह रहा है UIDAI का फुल फॉर्म क्या है। तो 31 पे देखिए, तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा C, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना। जैसे आप आधार कार्ड में देखते होंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा ये संस्था के द्वारा इशू किया जाता है। 32 पे आते हैं, KYC से आशय है 32। तो KYC नो योर कस्टमर, इसका पूरा नाम क्या होता है, नो योर कस्टमर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा B। अब देखिए KYC क्या होता है। देखिए बैंक अपने ग्राहकों की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग करता है, जमा करवाता है। KYC व्यक्ति और उसके पते को वेरीफाई करता है। KYC के माध्यम से एक फॉर्म होता है, बैंक जमा करवाती है कुछ साल या महीने के बाद कि जो ग्राहक है, कस्टमर है मेरा, उसका पता तो चेंज नहीं हो गया ना, कि कहीं दूसरी जगह अपना निवास स्थान कर लिया ना, तो उसको वेरीफाई, व्यक्ति और पते को वेरीफाई करता है KYC फॉर्म ना। तो इसका करेक्ट आंसर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है उमंग का पूर्ण अर्थ है। उमंग का पूर्ण अर्थ क्या होगा, यानी कि पूरा नाम। तो देखिए उमंग का जो पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ पे आपको दिख रहा है, C में। ठीक, अगर आपसे पूछेगा उमंग ऐप कितने भाषाओं में उपलब्ध है, तो उमंग ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है। कितनी सर्विसेज देता है, तो 100 से अधिक सर्विसेज देता है उमंग ऐप। टीपीएससी में कई बार पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 34 पे। कह रहा आधार है एक डैश, आधार कार्ड जानते हैं ना, आम आदमी की पहचान है ना। तो पहला कह रहा है ए सेविंग अकाउंट, दूसरा कह रहा आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय UIDAI, सी कह रहा 12 डिजिट नंबर कार्ड, और डी कह रहा बोथ B एंड C। तो करेक्ट आंसर D क्या होगा, D हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए B और C कह रहा है, B भी होगा और C भी होगा, लेकिन एक मिनट, B एंड C, B आइडेंटिटी कार्ड इशू बाई हाँ होता है, हाँ 12 डिजिट कार्ड होते हैं ना आपके। ठीक, सेविंग अकाउंट नहीं है भैया, कोई पैसा नहीं जमा करते इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ABRS का फुल फॉर्म क्या है।
ABRS 35। तो इसका होगा आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 पे कह रहा है कि आधार सेंडिंग है क्या है 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अटैच आधार विथ बैंक अकाउंट। आधार कार्ड किससे जुड़ा होता है? तो अटैच का मतलब जुड़ा होता है आधार कार्ड आपका, हाँ, किससे? विथ बैंक अकाउंट नंबर से ना। आपके अकाउंट से खाता जब खुलवाते हैं तो आधार कार्ड जरूर लगता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है APES का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल नेम होता है AEPS का आधार पेमेंट इनेबल्ड सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए कहाँ दिख रहा है आपको, 37 का B। कहाँ पे है? B हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 कह रहा है कि वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? 38 तो क्यों सुरक्षित है भैया? वन टाइम OTP, वन टाइम पासवर्ड कितने अंकों का होता है? 4 से 6 अंकों का होता है। ध्यान दीजिएगा, OTP कितने मिनट के लिए वैलिड होता है? 10 मिनट के लिए वैलिड होता है OTP नंबर ना। तो कह रहा है ये क्यों सुरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 38 का पहला ही हो जाएगा, डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस ना। तो क्या करता है, अगर आप OTP 10 मिनट के बाद रिजेक्ट हो जाता है तो फिर दूसरा अलग डिफरेंट टाइप का देता है एवरी एक्सेस ना, प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्तियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 का कह रहा है कि पैन का अर्थ है 39। तो पैन देखिए दो टाइप के आपसे पूछ सकता है। एक अगर आपसे पूछेगा कि इंटरनेट में पैन का पूरा नाम क्या होता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर यही पूछ रहा है बैंक में अकाउंट नंबर से पूछ रहा है तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। जैसे आपका जो बैंक अकाउंट नंबर होता है वो परमानेंट होता है ना, हमेशा के लिए होता है, ऐसा तो है नहीं कि चेंज होता रहता है। तो वो है आपका पैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 का कह रहा है QR का फुल फॉर्म क्या है? QR तो QR का पूछ रहा भैया क्विक रिस्पांस कोड। देखिए 40 में कहाँ दिया है क्विक रिस्पांस कोड? तो पहला ही दिया QR। देखिए अब आप UPI ना कोई भी भुगतान जब करते हैं तो QR कोड के माध्यम से करते हैं ना। जैसे आप देखेंगे ना दुकानों पे, जैसे फ़ोन पे करे, UPI करे ना, भीम पे करे ना, तो आपको दिया होता है QR कोड। पूछता है QR जो होता है किस कलर में होता है? तो ब्लैक में होता है ना। उसमें इन्फॉर्मेशन लिखा होता है ना सारे, जिस पर्पज़ से बनाया गया हुआ QR कोड। इसे सबसे पहले जापान में बनाया गया था मोटर वाहन उद्योगों के लिए ना। कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, लिखना भी है QR कोड। पूछता है किस आकृति में होता है ना। तो सर्कल में आपका होता होगा, किस में होता है भाई? कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको कि QR कोड किस आकार में होता है, सर्कल की स्क्वायर। ठीक है, आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्कल में नहीं होता है बट इतना बता रहे हैं, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है कि UTR का पूर्ण रूप क्या है? UTR तो देखिए यहाँ पे यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए UTR क्या होता है? UTR जब आप किसी के पास भुगतान करते हैं ना इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम, डिजिटल के माध्यम से, तो आप जब भुगतान कर देते हैं तो ये एक UTR ID आ जाता है, नंबर आ जाता है ना। पैसा जब भेजते हैं तुरंत आपके पास आ जाता है UTR नंबर। तो वही आपको कह रहा है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, एक अनोखा जो पैसा कटौती करते हैं रेफरेंस नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 का कह रहा है QR कोड का मूल्यांकन स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? अगर आप दुकान पे जाते हैं ना कोई भुगतान करने के लिए, तो QR वहाँ पे देखिए लगा चपका रहता है ना, पोस्टर टाइप का छोटा सा ना, ब्लैक होता है। तो उसमें जाके आप क्या करते हैं, स्कैन करके आप पैसा पेमेंट करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं। तो कह रहा किसके द्वारा स्कैन किया जाता है भैया उसे? 42 का देखिएगा तो किसके द्वारा? कैमरा होता है ना भाई, उस खींचता है QR कोड को, किसके नाम से अकाउंट है क्या है ना, चीज़ें सब कुछ इंक्लूड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है B2B क्या होता है? B2B तो B का पूरा नाम बिजनेस टू बिजनेस। कहाँ पे आपको दिया है बिजनेस टू बिजनेस?
बिजनेस टू बिजनेस। देखिए यहाँ पे आपको दिया है बी में। देखिए B2B होता क्या है, जैसे आप देखेंगे ई कॉमर्स एक वर्ड आता है, ई कॉमर्स तो इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से सामान को खरीदना और बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से ना, जैसे आप देखेंगे एक होता है B2B, B2B बिजनेस टू बिजनेस। एक होता है B2C बिजनेस टू कस्टमर। एक होता है C2B कस्टमर टू बिजनेस। एक होता है C2C कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या B2B का पूरा नाम, तो बिजनेस टू बिजनेस। जैसे अब अगर आपसे पूछेगा B2B कैसे क्या है तो थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए। बिजनेस टू बिजनेस जैसे एक MRF कंपनी है टायर की, MRF टायर की कंपनी है, ठीक, और एक मारुति सुजुकी कंपनी है, मारुति। अब देखिए मारुति सुजुकी MRF से टायर खरीद रही है, तो पूछ लेगा इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो किसका संबंध है भाई, बिजनेस टू बिजनेस का, क्योंकि मारुति कंपनी है एक बिजनेस कंपनी है और MRF टायर जो बनाता है गाड़ियों के लिए वो भी एक बिजनेस कंपनी, तो एक दूसरे से सामान ले रहे हैं ना, तो B2B बिजनेस टू बिजनेस दोनों बिजनेसमैन है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा POS क्या है, POS 44, तो इसका करेक्ट आंसर सी, पॉइंट ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कि C2B का अर्थ होता है, मैंने चारों को आपको बताया था ना अभी जस्ट, C2B तो कस्टमर टू बिजनेस, जैसे कोई ग्राहक बिजनेस के बीच में संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा USSD सेवा का लाभ लेने के लिए किस लिए आप क्या डायल कर सकते हैं, USSD सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं, तो USSD का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा ना, तो इसका पूरा नाम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 46 का ए हो जाएगा। *99 है। देखिए इससे क्या कर सकते हैं, आप पैसा भेज सकते हैं ना किसी के पास, और देख भी सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है ना, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको जुड़ना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 47 पे। 47 कह रहा है कि निम्न में कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, गेन हायर इंटरेस्ट रेट। बाकी सब आपका होता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, जल्दी से पैसा भेज सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल ना, ऑनलाइन कर सकते हैं, बिल भुगतान कर सकते हैं, चेक अकाउंट्स स्टेटमेंट एनी टाइम, अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं कभी भी ना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका लाभ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 48 पे। कह रहा कि USSD को किसने लॉन्च किया है, अभी मैंने आपको USSD का पूरा नाम बताया, तो इसका किसने लॉन्च किया, तो लॉन्च किया था आपका NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए 49 पे चलते हैं। जरा निम्न में कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, तो 49 का देखिएगा। कह रहा व्यू अकाउंट स्टेटमेंट, कैश विड्रॉल, अप्लाई फॉर लोन, व्यू रिसेंट ट्रांजेक्शन, तो बैंकिंग के माध्यम से क्या नहीं किया जा सकता, तो आपका कैश विड्रॉल ना, ये नहीं होता, करेक्ट आंसर बी। चलिए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है भीम का क्या मतलब है, तो बी फॉर आपका होगा भारत, इंटरफेस फॉर मनी भीम, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारत इंटरफेस फॉर मनी ना, जो कि ये ऐप जो है पैसे को भेजने के लिए आपको किया जाता है, ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है ना। एक दिन में भीम ऐप से 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये ऐप डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखा गया, जो हमारे देश के ना संविधान के जनक हैं ना, उनके नाम पे रखा गया है। कब रखा गया था इस ऐप को, कब लॉन्च किया गया था, 2016 को, 2016 को भारतीय नोटबंदी को देखते हुए इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसे शेयर करिएगा, जो कंप्यूटर या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।